बीजगणित के अंदर आपके बीजगणित में 3 टॉपिक रहेंगे। सबसे पहला रहेगा आव्यूह, फिर रहेगा सारणी, और सारणी के बाद में होगा आपके इनका अनुप्रयोग। तो बीजगणित से हम शुरू करेंगे आव्यूह, सारणी और फिर आव्यूह और सारणी के अनुप्रयोग। तो ये कुल आपके 3 + 3 + 4 ये 10 नंबर का आपका भाग रहेगा। कुल तीनों प्रश्न वाले मिला के आपके 10 नंबर का भाग इसमें रहेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आव्यूह, उसके बाद में सारणी और लास्ट में आव्यूह और सारणी के अनुप्रयोग किस प्रकार से होते हैं वो हम उनको समझेंगे। तो सबसे पहले आव्यूह क्या है, आव्यूह सिद्धांत की खोज क्यों की गई। तो आव्यूह सिद्धांत क्या है, तो गणित के अंदर मैं एक रैखिक समीकरण युग्म बना रहा हूं। ये 3 चरों का एक रैखिक समीकरण युग्म है। 3 चरों का एक रैखिक समीकरण युग्म है। अब जब इस 3 चरों के रैखिक समीकरण युग्म को हमें हल करना होगा, तो हल करने के लिए हमने बहुत सारे तरीके सीखे हैं। तो इनको हल करने के लिए, आसानी से हल करने के लिए हम आव्यूह सिद्धांत का उपयोग करके भी इनको हल कर सकते हैं। तो इन रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के लिए भी आव्यूह सिद्धांत पर खोज की गई। इसका और भी क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होता है। आव्यूह सिद्धांत में सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है, तो परिभाषा शुरू करेंगे। तो आव्यूह की परिभाषा क्या है, तो आव्यूह संख्याओं या राशियों का एक सुव्यवस्थित क्रम कहलाता है। यानी कि आव्यूह संख्याओं या राशियों का एक सुव्यवस्थित क्रम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। तो सुव्यवस्थित क्रम किस प्रकार से होगा कि संख्याओं, आपके पास बहुत सारी संख्याएं हैं, इन संख्याओं को पंक्ति और स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करने का जो तरीका होगा वही आपका आव्यूह कहलाएगा। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं मैं लिखता हूँ, 2, 3, 5, 1, 4। तो यहाँ ये संख्या लिखी मैंने। अब इन संख्याओं को लिखने के लिए मैंने सुव्यवस्थित क्रम बनाया है। तो सुव्यवस्थित क्रम के अंदर संख्याओं को मैंने क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के रूप में इनको मैंने व्यवस्थित किया है। और व्यवस्थित करने के बाद में एक बड़ा ब्रैकेट इसके बाहर मैंने लगाया है। यही आपका आव्यूह कहलाता है, यही आपका आव्यूह कहलाता है। अब ये जो विन्यास है, इस विन्यास के अंदर हमने इसको व्यवस्थित किया है। ये विन्यास आयताकार भी हो सकता है अथवा वर्गाकार विन्यास के रूप में भी इनको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे कि एक और उदाहरण ले तो 2, 4, 8, -3, 0 और 2। तो ये आयताकार और ये वर्गाकार विन्यास के रूप में मैंने व्यवस्थित किया है। व्यवस्थित करने के बाद में बड़े ब्रैकेट से इसको मैंने बंद किया, बड़े ब्रैकेट से इसको बंद किया। यही आपका आव्यूह कहलाता है। आव्यूह को अंग्रेजी के बड़े वर्णमाला से इसको निरूपित किया जाएगा। तो या तो ए से या बी से, तो अंग्रेजी के वर्णमाला में ए, बी, सी, डी, इनमें से किसी भी वर्णमाला से हम आव्यूह को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आव्यूह संख्याओं या राशियों का एक सुव्यवस्थित क्रम है। और ये जो क्रम है, आयताकार विन्यास के रूप में इसको व्यवस्थित कर सकते हैं या वर्गाकार विन्यास के रूप में उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। ये दोनों ही मेरे आव्यूह रहेंगे। ये एक वर्ग आव्यूह है और ये एक आयताकार आव्यूह है। इनके प्रकारों में जब जाएंगे तो इनके बारे में हम समझेंगे। अब आव्यूह में जो आपकी
क्षैतिज रेखाएं हैं, तो आगे हमने देखा ये 3 क्षैतिज रेखाएं हैं। तो क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति अथवा रो से प्रदर्शित किया जाएगा, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, इन ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ अथवा कॉलम बोलते हैं। क्षैतिज रेखाएं पंक्ति और ऊर्ध्वाधर रेखाएं कॉलम से निरूपित किया जाएगा। तो पहली पंक्ति को लिखेंगे R1, दूसरी पंक्ति है जिसको लिखेंगे R2, तीसरी पंक्ति है जिसको लिखेंगे R3। इसी प्रकार से जो स्तंभ है उसमें पहला स्तंभ C1, दूसरा C2 और तीसरा C3। इसी प्रकार से आगे की पंक्तियां होंगी उसको R4, R5, R6 और आगे की जो कॉलम है C4, C5 ऐसे चलते रहेंगे। तो पंक्तियां जो क्षैतिज रेखाएं हैं पंक्तियां कहलाएंगी, ऊर्ध्वाधर रेखाएं वो स्तंभ कहलाएंगे। तो ये आव्यूह है, आव्यूह को हमेशा ही कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C इस प्रकार से अंग्रेजी के बड़े वर्णमाला से निरूपित किया जाएगा। अब आव्यूह को दर्शाने के लिए बड़ा ब्रैकेट उपयोग में ले सकते हैं, अथवा कभी कभी 2 खड़ी लाइनें इधर और 2 खड़ी लाइनें इधर, अथवा इसके बीच में भी मैं कुछ स्थान लिख दूं। इन तीनों का ही उपयोग किया जाता है, और हमारे यहाँ पर किताब में इसी ब्रैकेट का, बड़े ब्रैकेट का उपयोग हम यहाँ करेंगे। आव्यूह में देखा आव्यूह की परिभाषा की संख्याओं को व्यवस्थित क्रम से निरूपित किया, उसको हमने आव्यूह में अगला है पॉइंट आव्यूह का क्रम। आव्यूह का क्रम, आव्यूह का क्रम समझने से पहले मैं एक यहाँ पर व्यापक आव्यूह बनाता हूँ। आव्यूह का क्रम समझने के लिए व्यापक आव्यूह बनाऊंगा। A11, A12, A13, A14, A1n, A21, A22, A23, A24, 12। इसी प्रकार से अंतिम AM1, AM2, AM3, AM4 और लास्ट में AM। यहाँ मैंने एक व्यापक आव्यूह बनाया है, उसको लिख दिया मैंने कैपिटल A। तो इधर से ये पहली पंक्ति यानी R1, ये दूसरी पंक्ति R2, तीसरी पंक्ति R3 और ये अंतिम M की पंक्ति है, ये होगी मेरी RM। इसी प्रकार से ये मेरा पहला कॉलम C1, दूसरा कॉलम C2, तीसरा कॉलम C3, C4 और ये है आपका CN, यानी nवा कॉलम। पंक्तियां यानी कि इधर M पंक्ति है और N स्तंभ है। तो आव्यूह का जो क्रम है वो क्रम दिया जाएगा आपका M क्रॉस N। आव्यूह का जो क्रम होगा वो रहेगा आपका M क्रॉस N, जहां पर M पंक्ति की संख्या और N है और रहेगी आपकी स्तंभ की संख्या। यानी कि किसी आव्यूह में M पंक्तियां हैं और N स्तंभ है, तो M क्रॉस N उस आव्यूह का क्रम दिया जाएगा। और जब इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो एक संख्या प्राप्त होगी, वो संख्या इसमें उपस्थित अवयवों की संख्या को निरूपण करेगा। क्या है अवयव? तो क्रम समझ में आ गया कि आव्यूह का क्रम है वो M क्रॉस N से दिया जाता है, गुणा नहीं कराना, केवल M क्रॉस N। और इस क्रम को आव्यूह के नीचे की साइड में यहाँ पर M क्रॉस N से लिखा जाता है। तो आव्यूह के क्रम के बाद में दूसरा है आव्यूह का व्यापक अवयव। तो ये जो अवयव है मैंने यहाँ पे लिखा A11, फिर 2 नंबर पर मैंने लिखा A12, आगे लिखा मैंने A13। तो ये सारे इस आव्यूह के अवयव है, ये सारे इस आव्यूह के
अवयव है जहां पर इसको निरूपित किया जाता है ए आई जे से, यानी व्यापक जो अवयव है ये अवयव निरूपित किया जाएगा ए आई जे से, जहां पर आई है वो है आई भी पंक्ति और जे है जेवा स्तंभ, यानी कि आई भी पंक्ति और जेवे स्तंभ में जो अवयव है वही मेरा रहेगा ए आई जे। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर A11, तो A11 का मीनिंग क्या हुआ, ये 1 है वो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का जो अवयव है वो हो गया आपका A11। इसी प्रकार से पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव हो गया A12, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव हो गया A13। इसी प्रकार से A14, A15, अंतिम का जो अवयव है पंक्ति कौन सी है, पहली है, तो पहला जो पदांश है वो 1 ही है, दूसरा जो पदांश है वो क्या हो गया मेरा n, क्योंकि nवा स्तंभ है। तो ये जो नीचे है इसको हम बोलते हैं पदांश, पदांश, यानी कि जो नीचे पदांश है उसका मतलब है आई पंक्ति और जेवा स्तंभ। जैसे यहाँ पर A21, तो 2 यानी कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो यहाँ पर कोई भी जैसे उदाहरण के तौर पर ये R4 है, यहाँ पर C4 है, तो यहाँ जो अवयव रहेगा इन दोनों का जो क्रॉस होगा, चौथी पंक्ति और चौथा स्तंभ, इस क्रॉस पर जो अवयव रहेगा उसको हम लिखेंगे A44, 4 यानी कि 4 और चौथा ही स्तंभ। ये जो अवयव होगा ये क्रॉस पर जंक्शन पर जो अवयव विद्यमान है हो जाएगा A44। इसी प्रकार से इधर पीछे की ओर जाए तो ये हो जाएगा आपका A43, चलता रहेगा। तो हमने देख लिया अवयव का क्रम m क्रॉस n से दिया जाता है और अवयव का जो व्यापक अवयव है वो दिया जाता है a i से, जहां पर i है वो i पंक्ति और j है वो j में स्तंभ को निरूपण करेगा। अवयव के क्रम के बाद में तो इस अवयव का जो निरूपण है, अवयव का निरूपण, तो अवयव का निरूपण किस प्रकार से हो जाएगा, तो जो अवयव है किसी भी अवयव को a, मैंने अवयव लिखा, ब्रैकेट बंद किया, a i j, इसका अवयव हो गया और इधर नीचे इसका क्रम m क्रॉस, तो कोई अवयव a है, इस अवयव का निरूपण है इस प्रकार से किया जाएगा a i j अवयव को बंद किया, नीचे इसका क्रम हो गया। उदाहरण के तौर पर एक अवयव है a 2 -1 5 3 0 2, इस अवयव का क्रम कितना हो जाएगा 2 गुणा 3 क्रम का ये अवयव हो गया। इसका निरूपण हम कर सकते हैं a i j 2 गुणा a i j और 2 गुणा 3 के रूप में। इसी प्रकार से कभी जो b i लिखेंगे तो वो यहाँ पर जो अवयव है उसका अवयव b i j m क्रॉस। इसी प्रकार से एक अवयव मैं लिख सकता हूँ c, उसका अवयव हो जाएगा स्मॉल c i j m क्रॉस। अलग अलग क्रम के अलग अलग भिन्न अवयव का अलग अलग रूप से उसको निरूपित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल मैं एक अवयव बनाता हूँ 2 a 0 3, क्रम क्या हो जाएगा 2 गुणा 2। इसी प्रकार से एक अवयव मैं बनाता हूँ c -2 4 1 5 6 3, क्या क्रम हो जाएगा 3 गुणा 2 क्रम का अवयव। तो ये देखो 2 गुणा 3 क्रम का अवयव भी है, 2 गुणा 2 क्रम का भी अवयव है, 3 गुणा 2 क्रम का भी अवयव है। अलग अलग क्रम के अवयव हैं, इन अवयव को लिखने के लिए a b c, और इसका जो निरूपण है शॉर्ट में जो निरूपण होगा वो a i j वो इसके अवयव हो जाएंगे और इससे हम निरूपित कर सकते हैं। अब इसमें अवयव के निरूपण के बाद में एक एग्जाम्पल
के तौर पर सवाल रहता है कि एक अवयव ए को हमें ज्ञात करना है। ए आई से 2 गुणा 2 क्रम का एक अवयव है, जहां ए आई जे को दिया गया है आई स्क्वायर प्लस जे। तो यहाँ पर सवाल रहेंगे, आप कितने प्रकार के सवाल एक अवयव ज्ञात करना है, उसका क्रम यहाँ पर दिया होगा 2 गुणा 2 क्रम का अवयव ज्ञात करो, जिसका अवयव है वो ए आई से इस प्रकार है कि आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर। ये नियम का पालन करते हैं, यानी कि आपको पहला ए आई जो भी हमें निकालना है उसका मान क्या होगा, आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर। भिन्न रूप से ये नियम चेंज होता रहेगा। तो हल के अंदर सबसे पहले देखना है कि 2 गुणा 2 क्रम का अवयव है, तो इसमें अवयव कौन कौन से होंगे। तो जो अवयव आपका बनेगा वो रहेगा a11, a12, a21 और a22, यानी कि 4 अवयव रहेंगे। इन 4 अवयव को मैंने यहाँ पे लिखा, तो मुझे 4 अवयव निकालने और यहाँ रख लेंगे तो ये अवयव निकल जाएगा। और ये अवयव निकालने के लिए ही ये हमें नियम यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो अवयव है a11 हम निकालेंगे। तो a11 तो i का मान 1 यानी 1 का स्क्वायर, j का मान 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से a12 i का मान 1 तो 1 का स्क्वायर, j का मान 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 हो जाएगा, 4 बड़े 5। a21 तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी 5 हो जाएगा। और a22 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 8। तो यानी कि आपको प्रत्येक अवयव, जितने अवयव संभव है वो सारे अवयव इस नियम से निकालना है। सबके लिए नियम यही रहेगा, i का वर्ग प्लस j का वर्ग। यहाँ 1 हो गया 1 का स्क्वायर, j का मान भी 1 हो गया 1 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ लिया। i का मान 1 हो गया, j का मान 2 हो गया, 4 और 1 5, 4 और 1 5। तो जो आपका आंसर है अवयव ए, उसका उत्तर हो जाएगा 2 5 5 और 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले वाले सवाल जो रहेंगे, पहले प्रकार के सवाल, इसमें आपको एक अवयव निकालना है। उस अवयव का जो व्यापक अवयव आपको दिया होगा, उस अवयव को निकालने के लिए हम इस नियम का उपयोग करते हुए वो अवयव निकाल लेंगे। इसी प्रकार से आप कुछ उदाहरण है वो अंतिम में मैं आपको कुछ उदाहरण करने के लिए कुछ सवालों का आपको घर पे ही करना है। अगला है अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार, अवयव के प्रकार में पहला प्रकार है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव तो नाम से पता लग रहा है, रो मैट्रिक्स। तो पंक्ति अवयव क्या होगा, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसको हम बोलेंगे पंक्ति अवयव। तो यहाँ एक अवयव बनाता हूं मैं 3 1 5। तो इस अवयव के अंदर पंक्ति एक ही है, स्तंभ कितने होंगे 1 2 3। पंक्ति कितनी है, एक ही है, कॉलम है 1 2 3, क्रम हो जाएगा 1 गुणा 3 क्रम का, ये एक पंक्ति अवयव हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 1 गुणा 2 क्रम का पंक्ति अवयव हो गया। तो ऐसा अवयव जिसमें एक पंक्ति हो उसको हम बोलेंगे पंक्ति अवयव। तो व्यापक रूप से इसका जो क्रम है वो दिया जाएगा 1 क्रॉस n से 1 क्रॉस n। तो 1 यहाँ पर पंक्ति यानी पंक्ति हमेशा एक ही रहेगी। स्तंभ की संख्या n कितनी भी हो सकती है, याद रखना 3 है 2 है 5 हो सकती है 10 हो सकती है, कितनी भी स्तंभ हम इसमें बना सकते हैं। केवल पंक्ति क्या रखनी है, हमें एक ही रखनी है, तो उसको हम बोलेंगे पंक्ति अवयव। दूसरा है पंक्ति अवयव के बाद में स्तंभ अवयव।
दूसरा स्तंभ अवयव, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो। पंक्तियां कितनी भी हो सकती है, 2, 5, -3। तो यहाँ 3 पंक्तियां होगी, 1, 2, 3। स्तंभ कितना है, एक ही है। पंक्तियां कितनी होगी, 3 पंक्तियां होगी। इस प्रकार के अवयव को जो क्रम रहेगा 3 गुणा 1 क्रम का एक क्या हो गया, आपका स्तंभ अवयव हो गया है। इसी प्रकार से मैं लिख देता हूँ यहाँ 2 - 1, इसका क्रम हो जाएगा 2 गुणा 1 क्रम का एक स्तंभ अवयव हो गया। तो ऐसा अवयव जिसमें स्तंभ है वो हमेशा ही एक रहे, पंक्तियां हैं वो कितनी भी हो सकती है, जैसे यहाँ 3 पंक्ति है, यहाँ 2 पंक्ति है, 4 पंक्ति हो सकती है, 5 हो सकती है, परंतु हमेशा ही स्तंभ कितना रहेगा, एक रहेगा। ऐसे अवयव को बोलेंगे स्तंभ अवयव। तो पहला हो गया पंक्ति अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, दूसरा हो गया स्तंभ अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो। तीसरा है शून्य अवयव। शून्य अवयव नल मैट्रिक्स या इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। तो क्या है नल मैट्रिक्स, शून्य अवयव, नाम से पता लग रहा है शून्य है। तो ऐसा अवयव जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो, ऐसा अवयव जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो, उसको हम बोलेंगे शून्य अवयव। तो एक अवयव बनाता हूं यहाँ पर 0 0 0 0 0 0, क्रम हो गया 2 गुणा 2, 2 गुणा 3 क्रम का एक शून्य अवयव मैंने बनाया है। शून्य अवयव का निरूपण कैपिटल O से, अंग्रेजी के वर्णमाला O से इस शून्य अवयव को निरूपित किया जाएगा। तीसरा हो गया शून्य अवयव, ऐसा अवयव जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो, इसको हम बोलेंगे शून्य अवयव। कितने क्रम का हम यहाँ बना सकते हैं, जैसे ये हो गया 2 गुणा 2 क्रम का एक शून्य अवयव। तीसरा है शून्य अवयव के बाद में चौथा वर्गाकार अवयव। वर्गाकार अवयव, तो वर्गाकार अवयव ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, यानी वर्ग होगा, वर्ग होगा, उसी में पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर रहेगी। तो वर्ग के अंदर जो भी रहेगा उसको हम बोलेंगे वर्गाकार अवयव। तो यहाँ मैं एक वर्गाकार अवयव बनाता हूँ। ये 3 गुणा 3 क्रम का एक वर्गाकार अवयव हो गया। तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या, यहाँ पर 3 पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ है, तो जहाँ पर पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होगी उसको हम बोलेंगे वर्गाकार अवयव। तो वर्गाकार अवयव का जो क्रम है वो हमेशा ही m क्रॉस m, यानी ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो वर्गाकार अवयव का क्रम क्या क्या हो सकता है, 1 गुणा 1, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 4 गुणा 4 का वर्गाकार अवयव हो सकता है, 5 गुणा 5 का हो सकता है। यानी कि ऐसे अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या हो, बराबर हो, उसको हम बोलेंगे वर्गाकार अवयव। अब वर्गाकार अवयव है वो आपके आगे के जितने भी अवयव है वो वर्गाकार से संबंधित है, यानी वो वर्गाकार अवयव में ही परिभाषित है, आयताकार में परिभाषित नहीं है। यानी कि जो वर्गाकार नहीं होगा वो आयताकार अवयव होगा। तो आगे के अवयव में जितने भी अवयव मैं बताऊंगा वो सारे के सारे वर्गाकार अवयव में ही परिभाषित है। और इस वर्गाकार अवयव का सारणिक में उपयोग रहेगा। आगे अनुप्रयोग में जब जाएंगे इनवर्स निकालेंगे वो भी वर्गाकार में ही निकलता है। तो ये वर्गाकार अवयव बहुत ही महत्वपूर्ण आपके इसमें रहेगा आगे के पुस्तकों में भी। तो वर्गाकार अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो उसको हम बोलते हैं वर्गाकार अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला है वर्गाकार अवयव में वर्गाकार अवयव का विकर्ण, अवयव का विकर्ण। अगला पढ़ने से पहले विकर्ण के बारे में समझते हैं कि वर्गाकार अवयव में विकर्ण क्या होगा। तो एक वर्गाकार अवयव A11, A12, A13, A21,
A22, A23, A31, A32 और A33। मैंने एक वर्गाकार आवेश बनाया है, इसका क्रम है 3 गुणा 3। अब विकर्ण, तो यदि हम ज्यामिति के रूप में समझे तब तो दिमाग में सीधे विकर्ण नाम आते हैं। वर्ग का विकर्ण है, 2 विकर्ण हो सकते थे, ये भी एक वर्ग का विकर्ण है और ये भी विकर्ण है। तो ज्यामिति से समझे तो यहाँ पर एक विकर्ण ये है और दूसरा विकर्ण दिमाग में आएगा, ये भी विकर्ण हो सकता है। परंतु यहाँ आवेश में मुख्य जो विकर्ण रहेगा, प्रिंसिपल जो आपका डायगोनल होगा वो यही रहेगा, ये कहलाएगा आपका मुख्य विकर्ण। क्या है मुख्य विकर्ण की परिभाषा? ये विकर्ण नहीं रहेगा, मुख्य विकर्ण है वो यही रहेगा, जिसमें इधर वाला है वो मेरा मुख्य विकर्ण कहलाएगा। तो आवेश में विकर्ण की परिभाषा क्या हो जाएगी? ए आई जे, जहां आई बराबर क्या हो जे, यानी कि आई और जे जहां बराबर होंगे वो सारे अवयव क्या रहेंगे मेरे डायगोनल पे, यानी कि विकर्ण के मेरे अवयव रहेंगे, वही मेरा क्या कहलाएगा? मुख्य विकर्ण कहलाएगा। तो यहाँ पर A11, A22 और A33 ये डायगोनल के अवयव है, तो इनको जो सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे हम? मुख्य विकर्ण कहेंगे। तो ये जो आपका A11, A22 और A33 ये है वो इसका मुख्य विकर्ण कहलाएगा। तो आगे का विकर्ण या मुख्य विकर्ण एक ही बात है। ऐसे सारे अवयव जिनमें आई बराबर जे हो उसको हम कहते हैं मुख्य विकर्ण। इधर वाला नहीं करना किसी भी कि विकर्ण है वो यही रहेगा। तो विकर्ण में उदाहरण के तौर पर मैं पूछूं, यहाँ पर -3, 5, 8 और 2, तो यहाँ मुख्य विकर्ण के अवयव कौन कौन से हैं? तो ये जो है -3 और 2 ये इसके मुख्य विकर्ण के अवयव रहेंगे। वर्गाकार आवेश में मुख्य विकर्ण के अवयव रहेंगे, ये मेरा मुख्य विकर्ण। इसी से संबंधित मेरी अगला जो आवेश है विकर्ण आवेश। विकर्ण आवेश ऐसा आवेश जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव, ऐसा वर्गाकार अवयव। मैंने पहले ही बताया है कि आगे के जितने भी अवयव हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे वर्गाकार में ही परिभाषित है। वर्गाकार नहीं है तो विकर्ण अवयव नहीं हो सकता, इकाई अवयव नहीं हो सकता, आगे जितने भी है। ऐसा वर्गाकार अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, यानी मुख्य विकर्ण के अलावा जितने भी अवयव है वो शून्य रहेंगे, ऐसा अवयव मेरा क्या कहलाएगा? विकर्ण अवयव कहलाएगा। तो मैं -2, 5, 6 इसके अलावा जितने भी अवयव है 0, 0, 0, 0, 0, तो ये मुख्य विकर्ण हो गया। इस मुख्य विकर्ण के अवयव के अलावा सारे अवयव शून्य है, ये मेरा अवयव क्या कहलाएगा? एक विकर्ण अवयव कहलाएगा। अब यहाँ सवाल आता है कि ये मुख्य विकर्ण के अवयव है ये शून्य हो सकते हैं क्या? उदाहरण के तौर पर मैं एक आवेश बनाता हूँ, -2, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0। तो दिमाग में आता है कि क्या ये भी एक विकर्ण अवयव होगा? तो विकर्ण अवयव में मुख्य विकर्ण के अवयव में कोई भी कंडीशन नहीं है, वो शून्य हो भी सकते हैं अथवा अशून्य भी रह सकते हैं। तो ये मेरा क्या होगा? ये भी एक विकर्ण अवयव है, यानी कि जो कंडीशन है वो केवल और केवल इसके अलावा के अवयवों में है, यानी मुख्य विकर्ण के अलावा जो अवयव रहेंगे वो शून्य होने चाहिए। या इस कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं Aij = 0 यदि I ≠ 0। यहाँ पर जो कंडीशन है वो केवल और केवल विकर्ण के अलावा अवयव शून्य होने चाहिए, कंडीशन यही है। मुख्य विकर्ण के अवयवों पर कोई मेरी कंडीशन नहीं है, सारे शून्य हो जाएंगे, वो भी मेरा विकर्ण अवयव होगा, वो शून्य अवयव तो होगा, क्योंकि शून्य अवयव हो जाएगा तो वो विकर्ण अवयव कहलाएगा। ये समझ में आ गई बात कि मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होने चाहिए, परंतु मुख्य विकर्ण के अवयव कोई जरूरी नहीं है कि वो अशून्य रहे, वो भी शून्य हो सकते हैं, कोई 1 शून्य हो सकता है, 2 शून्य हो सकते हैं।
तो इनमें ऐसा वर्गाकार अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो। मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव जैसे आप शून्य लिखेंगे वो आपका एक विकर्ण अवयव कहलाएगा। या दूसरे रूप में लिख सकते हैं ऐसा अवयव ए आई जे एम क्रॉस एम एक वर्गाकार अवयव है वो विकर्ण होगा यदि ए आई जे 0 है, आई नॉट इक्वल टू जे पर सारे अवयव क्या हो जाए 0 हो जाए, तो ये आपका विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव के बाद में अगला जो अवयव है वो इसी से नेक्स्ट विकर्ण अवयव के बाद में अगला है अदिश अवयव। यानी कि आपने जो पढ़ा था विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव के जो विकर्ण के अवयव थे वो सारे अवयव उसके अलावा जितने अवयव थे वो क्या रहते शून्य शून्य शून्य। विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते थे यहाँ पर, परंतु अदिश अवयव में क्या होगा कि जो विकर्ण के अवयव है ये विकर्ण के अवयव सारे के सारे कोई अचर संख्या हो जाए, कोई एक संख्या के बराबर आ जाए, तो ए आई के जहां किसके बराबर होगा के बराबर होगा यदि आई बराबर जे हो और 0 होगा यदि आई नॉट इक्वल टू जे हो। तो ऐसा अवयव इसके अवयव 0 हो रहे हैं जब आई जे के बराबर ना हो, और जब आई बराबर जे हो तो कोई एक संख्या के का मान यहाँ पर किसी भी संख्या रियल नंबर में हम ले सकते हैं। अब रियल नंबर में 0 भी आ रहा है, 0 भी हो सकता है, यदि 0 नहीं होगा तो शून्य अवयव बन जाएगा, पर शून्य अवयव एक अदिश अवयव भी होता है। या ऐसा हो सकते हैं अदिश अवयव हो शून्य अवयव में इसको हम ले सकते हैं। तो ये सारे अवयव या किसी संख्या के बराबर रहे के बराबर हो सकते हैं। 0 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा शून्य अवयव बन जाएगा। तो के का मान ए आई जे के का मान कुछ भी ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैं 3 ले लेता हूँ, 3 3 3 ये एक अवयव है तो 3 गुणा 3 क्रम का वर्गाकार अवयव है जो एक क्या हो गया अदिश अवयव। तो कोई भी विकर्ण अवयव जिसके सारे अवयव विकर्ण के अवयव किसी संख्या के समान हो जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे अदिश। अदिश अवयव के बाद में सबसे महत्वपूर्ण है इकाई अवयव, यूनिट मैट्रिक्स। क्या है इकाई अवयव? तो इकाई अवयव को आई से निरूपित किया जाता है। इकाई अवयव को आई से निरूपित किया जाएगा। तो कोई भी वर्गाकार अवयव, इससे ऊपर मैंने कौन सा पढ़ा था अदिश अवयव। अब अदिश अवयव में विकर्ण के अवयव यदि 1 हो जाए, विकर्ण के अवयव क्या हो जाए 1 हो जाए, तो ऐसा अदिश अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव 1 हो जाए क्या बन जाएगा वो इकाई अवयव हो जाएगा। इकाई अवयव इसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो, इसके अलावा सारे अवयव क्या हो 0 हो, इस प्रकार के अवयव हम बोलते हैं इकाई अवयव। इकाई अवयव को आई से निरूपित किया जाता है। इकाई अवयव को आई से निरूपित किया जाता है। अब कभी कभी यहाँ पर जैसे ये जो अवयव है इसको लिख देते हैं I3। I3 का मतलब क्या होगा एक 3 गुणा 3 क्रम का इकाई अवयव और कुछ नहीं लिखेगा तो I3 का डायरेक्ट मतलब यही रहेगा। इसी प्रकार से I2 का मतलब होगा यहाँ पर 1 0 0 1 एक 2 गुणा 2 क्रम का इकाई अवयव हो जाएगा। इसी प्रकार से I4 क्या हो जाएगा 4 गुणा 4 क्रम का एक इकाई अवयव। तो इकाई अवयव ऐसा अवयव जिसमें ए आई जे है वो 1 है अथवा 0 है। 1 कब है यदि आई बराबर जे हो और आई नॉट इक्वल टू जे है, उस स्थिति में वो क्या है मेरा 0 है। तो 1 और 0 जिस अवयव में रहते हैं वो मेरा क्या रहेगा इकाई अवयव। विकर्ण के अवयव 1 1 1 और उसके अलावा जितने भी हुए वो क्या रहे 0 रहे, उसको हम बोलेंगे इकाई अवयव।
इसको आई से, कैपिटल आई से, और इसके नीचे जो पदांश में जो लिखा जाएगा उसका क्रम रहेगा, क्योंकि वर्गाकार आव्यूह फिर बताना होगा कि ये भी वर्गाकार आव्यूह में ही इकाई आव्यूह परिभाषित है। तो मेरे जो अदिश आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह है और इकाई आव्यूह है, ये सारे वर्गाकार आव्यूह में ही परिभाषित है। आयताकार में इनकी कोई परिभाषा नहीं रहेगी। अंतिम है त्रिभुजाकार आव्यूह। त्रिभुजाकार आव्यूह में दो प्रकार के आव्यूह रहेंगे। तो पहला है ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, तो क्या है ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह? ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह में एक आव्यूह बनाता हूं, एक वर्गाकार आव्यूह। ऐसा वर्गाकार आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव सारे के सारे क्या हो? शून्य हो। मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव सारे के सारे क्या हो? शून्य हो। उस प्रकार के आव्यूह हम बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। यानी कि यहाँ पर मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव क्या रहेंगे? उनमें कोई कंडीशन नहीं है। फिर से वही बात, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव, मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव, हम इसको किस प्रकार से निरूपित करेंगे? तो ए आई है एम क्रॉस एम का, यानी हमेशा वर्गाकार आव्यूह ही है। ये क्या होगा? ए आई है इक्वल टू 0 यदि आई, अब यहाँ पर तो नीचे के अवयव है, तो यहाँ पर A21 आई क्या है? यहाँ जो अवयव है A21, यानी कि I लेस देन J हो। यानी कि वो सारे अवयव जहाँ पर I बड़ा हो J से, I बड़ा हो J से, वो सारे अवयव शून्य होंगे, उसको हम बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। इसी प्रकार से दूसरा है निम्न त्रिभुजाकार। निम्न त्रिभुजाकार निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह ये रहेगा आपका बी आई है एम क्रॉस एम। ए आई है बराबर 0 होगा यदि आई लेस देन जे हो। यानी कि निम्न त्रिभुजाकार में मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव तो अशून्य रहेंगे, ऊपर के अवयव क्या रहेंगे? शून्य रहेंगे। इस प्रकार के अवयव हम बोलेंगे ऊपरी निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। यानी कि यहाँ पर नीचे की ओर क्या हो रहा है? एक त्रिभुज का निर्माण होगा। ऊपर मेरा क्या है? अवयव क्या रहेंगे? शून्य शून्य रहेंगे। दो प्रकार के त्रिभुजाकार में पहला है ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजाकार में क्या होगा? ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव क्या रहे? शून्य रहे, उसको हम बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह या ए आई है। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए एक बार बता देता हूँ। A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32 और A33। तो यहाँ देखो ये मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण के ऊपर का जो अवयव है A11, A12, ये I है, ये J है। I छोटा है जैसे, I छोटा है जैसे, I छोटा है जैसे। यहाँ पर I बड़ा है जैसे, I बड़ा है जैसे, I बड़ा है जैसे, दो है ना, वो बड़ा है। तो I ग्रेटर देन J किधर होंगे? ये तीनों अवयव को एक साथ हम कर सकते हैं A I J, जहाँ पर I ग्रेटर देन J है, और ये तीनों अवयव को एक साथ निरूपित करना है तो A I J, जहाँ I लेस देन J है। तो यहाँ A I J 0 है जब I ग्रेटर देन J हो, यानी ये तीन अवयव रहेंगे, 3 0 रहेंगे, और यहाँ I लेस देन J तो ये तीन अवयव वो 0 हो जाएंगे। तो आज हमने देखा